जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th और क्लास 12वीं में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। उससे पहले दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब पे मात्र दूसरा वीडियो है, इसलिए जो है मैं कैमरा के सामने जो है थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करता हूँ। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करते हैं कि आगे जब आगे बढ़ते चलेंगे, नए अनुभव लेते चलेंगे, आपको भी नए नए जो है कॉन्सेप्ट और अध्ययन करवाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले रासायनिक समीकरण में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करेंगे जो प्रायः 1-2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं सभी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड हो, उसमें प्रायः ये परिभाषा पूछ ली जाती है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा आसान है दोस्त। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, एक कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। यह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके एक अन्य पदार्थ बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो इस तरह से हम कहेंगे ये क्या है हमारा, ये है हमारा रासायनिक अभिक्रिया है दोस्त। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में 2 तरह का पदार्थ शामिल होते हैं दोस्त। एक होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ। यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ है। तीर के बाद जो भी कंपाउंड आएंगे वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ होंगे दोस्त। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लिया है और ये नया पदार्थ बना है। तो अगला परिभाषा इसी से रिलेटेड है कि अभिकारक किसे कहेंगे। तो अभिकारक कहेंगे बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो भाग लेने वाला पदार्थ कौन है, ये दोनों है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनी नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिफल। जबकि कार्बन और ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट और प्रतिफल को प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये 3 परिभाषा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में 2 तरह की पदार्थ भाग लेते हैं, एक अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो ये 3 परिभाषा उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण का। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण जब रासायनिक अभिक्रियाओं को, उसके रासायनिक अभिक्रियाओं में आए हुए तत्वों को उसके सूत्र और संकेत के साथ लिख दिया जाता है, तब उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं दोस्त। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि हमने लिखा है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात कर लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो वैसा रासायनिक समीकरण, ये सारा का सारा जो बोर्ड पे लिखी हुई है सब रासायनिक समीकरण है। तो उसमें एक संतुलित होगा, एक असंतुलित, 2 ही प्रकार का रासायनिक समीकरण होता है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें। तो ये भी हमारा एक रासायनिक समीकरण है। तो इसमें देख लेते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो। दोनों ओर की मतलब ये है कि एक तीर के पीछे वाला भाग, एक बार ये तीर के आगे वाला, एक ये ओर है, एक ये ओर। तो दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या अगर समान होता है, तब उस समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण से देखिए, यहाँ पे इस तरफ तीर के इस तरफ देखते हैं अभिकारक की तरफ, तो कार्बन की संख्या 1 है। कार्बन कितने हैं दोस्त, 1,
ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे है 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन। तो कार्बन को पहले देख लेते हैं, कार्बन 1, इस तरफ भी देखते हैं कार्बन 1, ऑक्सीजन इस तरफ 2 और इस तरफ भी ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है 2, तो इस तरह से ऑक्सीजन 2 हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि जितनी तत्वों की परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ है उतना ही तत्वों की परमाणु की संख्या जो है मतलब प्रतिफल की तरफ भी है, ये यौगिक में भी उतना ही तत्व की संख्या मौजूद है। तो इस तरह से हम कहेंगे ये जो समीकरण हुआ ये हुआ हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं, तो उसका उल्टा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान हो, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो, असमान हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो फास्फोरस की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या इस तरफ 2, इस तरफ फास्फोरस जो है 2, इस तरफ फास्फोरस 2, अभी तो दोनों ओर फास्फोरस समान है, परंतु देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इस तरफ 2 और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 5, तो एक तरफ 2 एक तरफ 5, ये असमान हुआ। तो ये जो हमारा समीकरण हुआ ये वाला, ये हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये ऊपर वाला ही लिखे, हमको ये एक संतुलित करना है इसलिए हमने दोबारा फिर से लिखे है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसमें फास्फोरस की संख्या समान है परंतु ऑक्सीजन की संख्या समान है, तो ये वाला समीकरण हमारा हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है कुछ की पॉइंट्स के साथ। तो याद रखना है दोस्त आपको कि अगर समीकरण छोटा रहे, समीकरण क्या रहे, छोटा रहे, तो आपको सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तब धातु को, तब अधातु को। अगर समीकरण बड़ा रहे तो सबसे पहले धातु को बैलेंस करिए, फिर अधातु को कीजिए, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, मतलब इसका जस्ट उल्टा करेंगे। ये की पॉइंट्स आपको याद रखना है। केमिकल जब रासायनिक समीकरण आपको छोटा लगे, छोटा रहे, तब आपको हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को करना है, तब धातु, तब अधातु। लेकिन जब रासायनिक समीकरण अगर बड़ा रहे तब पहले धातु, फिर अधातु और फिर ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। धातु में हम लोग याद रखेंगे दोस्त, जो प्रायः हाइड्रोजन आयन देता है प्लस, उसे हम धातु कहेंगे। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ETC, ये धातु की सूची में आता है। अधातु जो प्रायः ऋण आयन प्रदान करते हैं, तो उसे जैसे क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे Br जो है एक्सेप्शनल आ जाता है, वो धन आयन प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। आपको यहाँ पे केवल ये याद रखना है कि धातु क्या है, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अधातु कौन होता है, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी अधातु है, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग रखें ताकि यह बैलेंस करने में आसानी हो, और आप आगे देखेंगे हम लोग करेंगे, आपको आसान महसूस होगा। तो इस तरह से धातु अधातु को पहचान कर लेंगे। इसमें यह कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे अगर सोडियम और पोटेशियम धातु की अगर बात करेंगे तो ये एक ऐसा धातु होता है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, बहुत मुलायम धातु होता है। तो बराबर पूछता है कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो यह है आपको बाबू सोडियम और पोटेशियम, बहुत आसान होता है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो अधातु में क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि, तो इसको बैलेंस करेंगे। ये धातु और अधातु हो गया। अब यहाँ पे एक जरूरी बात और की पॉइंट्स में, मान के चलिए H2O है, तो H2O के पीछे जो है हमने 2 दिया। इसमें कहेंगे कि बताइए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बना है यौगिक, तो कहेंगे इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो देखिए मॉलिक्यूल को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की ये कहेंगे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 है, मतलब अणु उसका 1 है। तो बात करेंगे इसका अणु और पीछे वाली जो संख्या रहेंगे, जिसको हम लोग गुणांक कर सकते हैं, इस जल का पीछे का संख्या जो है उसको कोएफिशिएंट कर सकते हैं। तो ये पीछे वाली संख्या दोनों के पीछे गुना के रूप में रहता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का बात करेंगे तो हाइड्रोजन पहले 2 अणु के साथ है और पीछे 2 है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन इसमें कितना है जल में 4, जबकि ऑक्सीजन सिंगल 1 अणु के साथ है, तो पीछे 2 है, तो केवल 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 होगा। उसी प्रकार से अगर मान के चलिए अमोनिया को हम देख लेते हैं, पीछे 3 है, तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 3 या 9 हो जाएगा दोस्त। तो इस तरह से आपको ये भी ज़रूरी पॉइंट्स याद रखना है। तो अब उम्मीद करेंगे कि आप बढ़िया से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको जो है बैलेंस करना सीखते हैं हम लोग। चलिए दोस्त, यहाँ पे देखिए हमने कहा कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का, असंतुलित और संतुलित। तो असंतुलित कैसे है ये देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन इस तरफ कितना है 2, इस तरफ हाइड्रोजन 2, तो समान है। अभी ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, इस तरफ सिंगल है, केवल 1 है। तो इस तरह से हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की संख्या प्रतिफल की तरफ जो है कम है। तो हम लोग इसको बैलेंस करना सीखते हैं, पुराते हैं बराबर। तो देखिए
समीकरण कैसा है, ये छोटा समीकरण है, तो छोटा के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट रहेंगे और बड़ा के लिए ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अभी छोटा वाला है, तो सबसे पहले किसको करना है दोस्त बैलेंस, हाइड्रोजन को। इसमें हाइड्रोजन खोजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे हमको संतुलित रासायनिक समीकरण में मान बदलना है, ऊपर वाला जो कहते हुए रहेगा, 2 बार लिखे, संतुलित को लॉग और संतुलित को लॉग लिखे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 और इस तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन की संख्या पहले से बराबर है, तो उसको जो है हम लोग छोड़ देंगे वैसे ही। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद किसकी बारी आती है, तो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं 2, जबकि इस तरफ कितना है 1, तो हम 1 को 2 बनाने का प्रयास करेंगे, तो इसके पीछे 2 डाल देते हैं। तो अब ऑक्सीजन की संख्या इस तरफ हो गया 2 और इस तरफ भी कितना हो गया 2। अब जरूरी बात, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो पहले ऑक्सीजन से पहले जो हमको बैलेंस करना रहेगा, जैसे हाइड्रोजन, उसकी संख्या में देखेंगे क्या उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, कम ज़्यादा हो गया है, ये भी देखेंगे। तो हाइड्रोजन तो 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, अब सॉरी ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 तो हो गया, और हाइड्रोजन के मान देख रहे हैं क्या बढ़ गया है, तो देख रहे हैं हाइड्रोजन इस तरफ 2 इस तरफ देखिए 2 दूना कितना हो गया 4, जैसे हमने यहाँ पे बताया था रूल के अनुसार। तो ये 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे केवल 2 है, तो पीछे क्या लगाएंगे 2 लगा देते हैं। अब देखिए समीकरण हमारा बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 दूना 6, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। ये हमारा कौन सा हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया दोस्त। अगला बात कर लेते हैं, ये देखते हैं, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है इस दौरान कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके, लेकिन यहाँ पे हमारे जो दिया है उसको देख लेते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में, जब कार्बन और ऑक्सीजन को जो है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यहाँ पे ये चिन्ह गर्म को दर्शा रहा है, गर्म किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन की संख्या 1, तो इसमें ये भी समीकरण क्या है, छोटा है, तो छोटा के लिए भी है कॉन्सेप्ट। पहले हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है कहीं नहीं है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। फिर ऑक्सीजन देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो है बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और उस तरफ ऑक्सीजन कितना है 1, तो उसको बैलेंस करेंगे, इस तरफ 2 इस तरफ 1 है, तो पीछे 2 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी 2, इस तरफ भी हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या इस तरफ भी 2 हो गया। अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं पीछे आके, उसके अलावा जो पीछे ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन तो था ही नहीं, तो हमको उसमें नहीं देखना है कि मान बढ़ा या घटा। तब बात कर लेते हैं, तब करेंगे धातु का, तो धातु भी इसमें नहीं है, तो बात कर लेते हैं तब धातु का। धातु के रूप में क्या है, तो धातु के रूप में कार्बन जो है धातु के रूप में आ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन की बात कर लेंगे, तो कार्बन की संख्या इस तरफ 2 इस तरफ कितना है सिंगल, तो पीछे क्या लगा देंगे 2। अब समीकरण को चेक कीजिए, यहाँ पे पीछे 2 लगा देंगे, ये बैलेंस पहले से है, शायद पहले कर दिए थे। तो कार्बन अब देखिए गिनिए, तो कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो ये जो है संतुलित हो गया। अगर बात करेंगे और संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पे तीसरा सवाल का, तो देख रहे हैं कि पहले हाइड्रोजन छोटा है, तो पहले हाइड्रोजन को खोजेंगे, तो हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं कहीं पे, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। तब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 5। अब आपको यहाँ पे सोचना है, थोड़ा सा ध्यान देखिए, जो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, ऑक्सीजन की संख्या इस तरफ 2 इस तरफ 5, तो कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ताकि दोनों ओर बराबर हो जाए। तो याद कीजिए, आपने गणित में पढ़ा होगा 10th में 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें x और y का मान बराबर करने के लिए x का गुणांक से समीकरण 1 में x का गुणांक जो रहता है उसको समीकरण 2 में गुणा करते हैं, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक रहता है वो समीकरण 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 5, तो हम क्या करते हैं, ये 5 वाला को इसके पीछे रख देते हैं और ये 2 वाला को इसके पीछे रख देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन 5 दूना कितना हुआ दोस्त 10, और यहाँ पे देख लीजिए 5 दूना कितना हो गया 10। अब ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन को चेक करेंगे घटा कि बढ़ा कि नहीं, तो इसमें तो है ही नहीं कहीं पे हाइड्रोजन, मतलब ही नहीं है। फिर धातु की बात कर लेंगे, तो फॉस्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस देख लेते हैं, फास्फोरस आ जाता है, तो फास्फोरस की संख्या देख रहे क्या बढ़ा कि घटा है, तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस हो जाएगा 2 दूना कितना है इस तरफ 4, इस तरफ कितना है केवल 2 है, तो पीछे क्या लगा दे 2 लगा दे, तब देखिए बराबर हो जाएगा। फास्फोरस हो गया 2 दूना 4, यहाँ पे फास्फोरस भी हो गया 2 दूना 4, ऑक्सीजन हो गया 5 दूना 10 इस तरफ भी 10, और यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 इस तरफ भी कितना है 10, फास्फोरस की संख्या 4, यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं समीकरण के दोनों तरफ क्या हो गई, तत्वों का जो परमाणु की संख्या है वो बराबर हो गई, तत्वों की जो परमाणु की संख्या है वो समान हो गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये बाकी 3 लिए थे छोटा समीकरण, और एक बड़ा के लिए भी देख लेते, तो एक बड़ा समीकरण एक लिख लिया यहाँ पे, इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो बड़ा समीकरण में देख ले है कि ऊपर में एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पोटेशियम जिसको हम लोग क्या कहते हैं पोटेशियम, यहाँ पे 2 है, इस तरफ क्या है सिंगल है, तो एक ही देख के कह देंगे
कि यहाँ पे जो है कम है पोटेशियम की संख्या, तो ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो हम लोग संतुलित उसको कैसे करेंगे, तो बराबर करेंगे। तो बड़ा के लिए हमने क्या कहा बाबू कि पहले आप क्या करिएगा, धातु को। तो धातु की अगर बात करेंगे तो धातु की सूची में जैसे पोटेशियम वगैरह आ जाता है, तो पोटेशियम देख लेते हैं कि क्या है। पोटेशियम धातु की सूची में आएगा तो पोटेशियम इस तरफ 2 है, इस तरफ कितना है दोस्त, सिंगल है। तो पीछे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। पीछे 2 लगाने से क्या होती है कि इस तरफ भी पोटेशियम 2 है, इस तरफ भी पोटेशियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम के बाद धातु के बाद जो है अधातु का। तो अधातु अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सल्फर देख लीजिए, तो सल्फर की संख्या इस तरफ 1, इस तरफ भी 1 है। तो बात कर लेते हैं कार्बन का। था कार्बन इस तरफ 1 है, कार्बन इस तरफ कितना हो गया, अभी ये पीछे 2 देने से, ये 2 हम संख्या के बराबर लिखे हैं, पीछे कार्बन के पीछे 2 देने से कार्बन की संख्या भी पोटेशियम के पीछे 2 देने से कार्बन की संख्या भी 2 हो गया। तो इस तरफ सिंगल है, तो इसको भी पीछे क्या करेंगे, 2 डाल के बराबर करेंगे। तो कितना हो गया, कार्बन 2 हो गया, पोटेशियम 2 भी, पोटेशियम 2, कार्बन 2, सल्फर 1 और सल्फर 1। अब बारी आता है सबसे अंतिम में किसका बड़े के लिए, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 6 और 4 यहाँ से कितना हो गया 10। यहाँ पे देख रहे हैं कितना, तो केवल ये 2 नीचे लिख दिए थे बैलेंस दिखाने के लिए। तो ये ऑक्सीजन हो गया 4 और यहाँ पे 2 दूना 4 था, 4 4 8 और 1 नहीं हुआ। तो हम पीछे क्या करते हैं कि 8 में 2 जोड़ेंगे तब 10 पूरेगा, तो पीछे 2 लगा देते हैं। 2 लगाने से क्या हो जाएगी कि ऑक्सीजन यहाँ से 2 और 2 दूना 4, 4 और 2 6 और 6 4 10 हो गया। इस तरह भी देखिए कि ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 3 दूना 6, तो 6 4 10 ऑक्सीजन भी पूरा हो गया। तो पीछे थोड़ा सा मुड़ के आएंगे कि क्या पीछे वाला के मान में परिवर्तन हो गया है, तो वो देख लीजिए। तो पोटेशियम यहाँ पे 2 और पोटेशियम यहाँ पे 2 बराबर है, सल्फर 1 और सल्फर 1 बराबर है, कार्बन 2 और कार्बन देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये 2 कार्बन के भी पीछे है, हाइड्रोजन के भी पीछे है, पोटेशियम के भी पीछे है, ऑक्सीजन के पीछे भी 2 है। तो ये 2 यहाँ से कार्बन हो गया। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 10, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 दूना 4, 4 4 8 और ये दोनों, तो 8 2 10। तो बात सबसे अंतिम में आती है किसको बैलेंस करेंगे बराबर में, तो हाइड्रोजन की बारी सबसे अंतिम में। तो हाइड्रोजन देख लीजिए कितना हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ से 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 है, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया है। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप जो है ये सीखे होंगे। इसको कई बार अपनी कॉपी पे लिख के जो है प्रैक्टिस करिएगा और ये पॉइंट्स रखिएगा। छोटे समीकरण के लिए पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर धातु, फिर अधातु। बड़े समीकरण के लिए धातु पहले, फिर अधातु, तब ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तब आपको समीकरण को संतुलित करने में आसानी होगी। तो दोस्त ये था कुछ हॉट पॉइंट्स और कुछ टॉपिक्स जिसको हम लोग को सीखना था और क्लास 10th के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। हम लोग कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।